आगे करण कवि को घर लेकर आता है तो कवि अपने रूम में जाने लगती है तो करण उसे अपने रूम में जाने नहीं देता और कहता है आज से तुम मेरे रूम में रहोगी। तो कवि कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ एक रूम में कैसे रह सकती हूँ जबकि हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो करण कहता है क्या तुम श्योर हो कि हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो कवि इस बात का जवाब नहीं दे पाती। तो करण कहता है सिया अभी तक पकड़ा नहीं गया है और पता नहीं वो तुम पर कब हमला कर दे, इसलिए तुम्हें मेरे रूम में ही रहना है। और वैसे भी दुनिया के सामने तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हस्बैंड वाइफ तो एक ही कमरे में रहते हैं, ना कि अलग अलग कमरे में। तो कवि कहती है हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं लेकिन नकली वाले ना कि रियल वाले, तो फिर हम एक कमरे में कैसे रह सकते हैं। तो करण कहता है तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम दोनों एक कमरे में रहे ही नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हारी और चूर चप्पड़ नहीं सुनना चाहता, जैसा मैं कह रहा हूँ चुपचाप वैसा ही करो। तुम मेरे कमरे में रहोगी और वहाँ से तुम कहीं नहीं जाओगी, और अगर इस बार तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और करण ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो कवि कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो करण कहता है मैं अपनी बहन की मौत की सच्चाई का पता लगाने जा रहा हूँ। तो कवि कहती है माला तो मर गई है, अब तुम किससे पता लगाओगे। तो करण कहता है माला भले ही मर गई है लेकिन अभी भी एक इंसान है जिसे उस दिन की पूरी सच्चाई पता है कि उस दिन मेरी बहन के साथ क्या हुआ था। तो कवि कहती है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो करण कहता है मैं जॉन के अंकल की बात कर रहा हूँ, मैं जाकर उनसे सारी सच्चाई पूछूंगा। और करण ये कहकर जॉन के घर जाने लगता है। तो कवि उसे रोकती है और कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो करण कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही जाकर सारी सच्चाई पता लगवाऊंगा। तो कवि कहती है मैंने तुम्हारी बहन की सच्चाई तुम्हें बताई है, अगर मैं वो सारे लेटर्स नहीं पढ़ती तो तुम्हें कभी भी नहीं पता चलता कि तुम्हारी बहन की मौत उन लोगों की वजह से हुई है। जब यहाँ तक हम दोनों साथ काम कर रहे हैं तो आगे भी हम दोनों सब कुछ साथ करेंगे और साथ मिलकर सच्चाई पता लगवाएंगे, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो तुम्हारा ही फायदा होगा। मैं अंकल जॉन से इस बारे में बात करूंगी, शायद अंकल जॉन मुझे पूरी बात बता दे। तो बेचारे करण को कवि की जिद के सामने झुकना ही पड़ता है। तो करण कहता है ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा लेकिन तुम्हें वहाँ पर सिर्फ मेरी बात माननी होगी, ठीक है। दूसरी तरफ जॉन के अंकल की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती, वो उस हादसे के बाद पूरी तरह से पागल हो गए होते हैं। आगे अंकल की नजर कैलेंडर पर पड़ती है तो उन्हें याद आता है कि आज उन्हें रंफा से मिलने के लिए जाना है, क्योंकि कुछ साल पहले इसी के दिन वो रंफा से मिलने के लिए गए थे और उसके बाद ही रंफा उनसे दूर हो गई थी। तो अंकल रंफा की याद में जंगल में चले जाते हैं रंफा को ढूंढने के लिए। इधर मिंग की वाइफ मिंग को बताती है कि अंकल अपने कमरे से गायब हो गए हैं। तो मिंग ये बात सुनकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो हर जगह अंकल को ढूंढता है पर उसे कहीं भी अंकल नहीं मिलते, क्योंकि अंकल करण के जंगल में चले गए होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग अंकल को कैसे ढूंढे। कि तभी उधर से कवि और करण भी आ जाते हैं और वो लोग अंकल के बारे में उससे पूछते हैं तो वो लोग उसे कुछ भी नहीं बताते। तो कवि समझ जाती है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग उनसे प्यार से पूछती है कि क्या बात है, प्लीज मुझे बताइए, हम आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर वो लोग उसे बताते हैं कि अंकल गायब हो गए। तो करण कहता है गायब हो गए तो क्या हो गया, वो अपने आप ही वापस आ जाएंगे, तुम लोग इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो। तो मिंग कहता है तुम बात नहीं समझ रहे, अंकल की हालत ठीक नहीं है, अगर वो इस तरह गायब हो जाएंगे तो पता नहीं वो अपने साथ क्या कर बैठेंगे। तो करण कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि अंकल की हालत ठीक नहीं है, आखिर का उन्हें क्या हुआ है। तो बेचारा मिंग यहाँ पर करण को अंकल की हालत के बारे में बताना नहीं चाहता था क्योंकि जॉन ने उसे मना किया होता है, लेकिन यहाँ पर करण यहाँ पर उसे फोर्स करने लगता है सच्चाई बताने के लिए। तो मिंग उसे बता देता है कि अंकल की मेंटली हालत पूरी तरह से खराब हो गई है। ये बात जानकर करण के होश ही उड़ जाते हैं कि तभी उधर से जॉन भी शहर से वापस आ जाता है और उसे जब पता चलता है कि अंकल गायब हो गए हैं तो वो लोग मिलकर अंकल को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। तो यहाँ पर करण जॉन से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे अंकल की मेंटल हालत खराब है। तो जॉन कहता है तुम्हें ये बात बताकर क्या ही फायदा होता, तुम तो मेरे अंकल को ही कसूरवार ठहराते हो ना। तुम्हें पता है जिस दिन से वो हादसा हुआ है उस दिन से मेरे अंकल की हालत इसी तरह है, मैंने कितने डॉक्टर को दिखवाए लेकिन उन पर किसी भी इलाज का कोई भी असर नहीं हो रहा। तुम्हें तो खुशी हो रही होगी ना मेरे अंकल की ऐसी हालत देखकर। तो करण कहता है मैं यहाँ पर तुमसे सीधे मुंह बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे टेंडरम दिखा रहे हो। तुम्हारे अंकल तो अभी भी जिंदा है लेकिन मेरी बहन का क्या, मेरी बहन उस दिन के बाद से मुझे कभी भी नहीं मिली, पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। और यहाँ पर ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तो कभी उन दोनों की लड़ाई को इस तरह देखकर परेशान हो जाती है और उन दोनों को जंगल में ही लड़ते हुए छोड़कर अंकल को ढूंढने के लिए चली जाती है, क्योंकि उन दोनों की लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इधर जब इन दोनों की लड़ाई से नजर हटती है तो वो लोग देखते हैं कि कभी कहीं चली गई है, तो वो लोग कभी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ अंकल रंफा को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर रंफा पर पड़ती है और अंकल यहाँ पर कवि को ही रंफा समझ लेते हैं और उसे कहते हैं रंफा हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा वरना वो लोग हमें जान से मार डालेंगे। तो कवि यहाँ पर अंकल से पूछती है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने उन लोगों को मारने की कोशिश की। तो यहाँ पर अंकल कवि को बताने ही वाले होते हैं कि वो चोरों का सरदार कौन है कि तभी वहाँ पर जॉन और करण आ जाते हैं, जिसे देखकर अंकल पूरी तरह से डर जाते हैं और अंकल कवि को कुछ भी नहीं बता पाते।
तो यहाँ पर करण कवि से पूछता है कि क्या तुम्हें अंकल ने उस चोरों के सरदारों के बारे में कुछ भी बताया। तो कवि कहती है वो मुझे अभी बताने ही वाले थे कि चोरों का सरदार कौन है, लेकिन तुम दोनों ने बीच में आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आगे कवि अंकल को घर लेकर जाती है तो यहाँ पर अंकल कवि के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो यहाँ पर करण को अंकल की ऐसी हालत देखकर उसे ये लगता है कि अंकल यहाँ पर नौटंकी कर रहे हैं। तो यहाँ पर करण अंकल से जबरदस्ती अपनी बहन के बारे में पूछने लगते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और उसकी बहन कहाँ पर है। पर अंकल करण की ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से डर जाते हैं। तो यहाँ पर जॉन करण को रोकता है और कहता है तुम मेरे अंकल से इस तरह बात नहीं कर सकते, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और ये उसी दिन से बीमार है जब से तुम्हारी बहन गायब हुई है। तो करण कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे अंकल नौटंकी कर रहे हैं, इसलिए मुझे चुपचाप उनसे पूछने दो। तो जॉन कहता है करण तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तुम अंकल की हालत देख रहे हो और ये सब देखते हुए भी तुमको यही लग रहा है कि मेरे अंकल नौटंकी कर रहे हैं। वो सच में बीमार है, मैंने उनका कहाँ नहीं इलाज करवाया पर कोई भी दवा इन पर असर नहीं कर रही। और यहाँ पर इसी बात को लेकर दोनों लड़ने लगते हैं। तो कभी कहती है तुम दोनों को लड़ना है तो लड़ो, मैं अंकल को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। आगे करण जॉन को कहता है तुम्हारे अंकल को ही पता है कि उस दिन क्या हुआ था और मेरी बहन कहाँ है। जब तक तुम्हारे अंकल इन सारे सवालों का जवाब नहीं दे देते तब तक हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो कभी यहाँ पर उन लोगों को बताती है कि तुम्हारे अंकल मुझे रंफा समझ रहे हैं, अगर मैं अंकल के साथ टाइम स्पेंड करूंगी तो शायद अंकल को पास्ट की वो सारी बातें याद आ जाए और उन्हें ये भी याद आ जाए कि उस दिन क्या हुआ था। इसलिए तुम दोनों यहाँ पर लड़ने के बजाय मेरी हेल्प करो, क्योंकि अब मैं ही हूँ जो अंकल को संभाल सकती हूँ और उस दिन का राज बाहर निकलवा सकती हूँ। इसलिए तुम दोनों लड़ना बंद करो अगर तुम दोनों को सच्चाई जाननी है तो जॉन कहता अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अंकल के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि अंकल की याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए। तो करण को ये बात सुनकर बहुत ही जलन होती है क्योंकि कवि इसी तरह रोज जॉन के घर जाएगी और उससे रोज मिलेगी, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए वो कवि को कहता है कि तुम रोज जॉन के घर नहीं जाओगी, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा। तो कवि कहती है तुम्हें अपनी बहन की मौत का राज नहीं जानना, एक मैं ही हूँ जो तुम्हारी बहन की मौत के राज का पर्दा उठा सकती है। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं ना जाऊँ तो सोच लो, तुम्हें कभी भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ था। तो करण कहता है मुझे वो सब कुछ जानना है लेकिन मैं तुम्हें रोज वहाँ पर जाने नहीं दे सकता। और यहाँ पर करण कवि को रोकने के नए नए बहाने बनाने लगता है। तो कवि कहती है ठीक है, मैं रोज जॉन के घर नहीं जाऊंगी बल्कि वीकेंड में जॉन के घर जाऊंगी और वहाँ जाकर अंकल के साथ टाइम स्पेंड करूंगी और उनसे बात निकलवाने की कोशिश करूंगी। अब तो ठीक है ना। तो करण कहता है ठीक है। इधर जॉन के अंकल की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती और वो बार बार किसी से माफी मांग रहे होते हैं। तो जॉन अपने अंकल की ऐसी हालत देखकर बहुत ही बुरा फील करता है क्योंकि उसके अंकल बहुत ही अच्छे थे और हमेशा सबके बारे में अच्छा ही सोचते थे, लेकिन आज उनके साथ ऐसा हो चुका होता है जिस वजह से उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है। अगले वीकेंड पर कभी जॉन के घर अंकल से मिलने के लिए जा रही होती है तो करण उसे रोकता है और कहता है क्या तुम इन कपड़ों में अंकल से मिलने के लिए जाओगी? जब वहाँ पर तुम जाकर मेरी बहन की एक्टिंग कर ही रही हो तो तुम्हें मेरी बहन की तरह तैयार होकर भी जाना चाहिए ताकि अंकल को लगे कि सच में उनसे रंफा मिलने के लिए आई है। और यहाँ पर करण अपनी बहन को कहता है कि वो कवि को तैयार करे। तो यहाँ पर कुआन कवि को रंफा की तरह तैयार करती है और उसे बताती है कि रंफा मेरी दोस्त थी, जब मैं प्रॉब्लम में थी तब रंफा ने मेरी हेल्प की, उसने मुझे अपनी बहन की तरह अपने साथ रखा, मेरा ख्याल रखा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना बुरा होगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारी वजह से करण के ऊपर कोई भी मुसीबत आए। रंफा अपने भाई से बहुत ही प्यार करती थी और मैं भी करण को अपने भाई की तरह मानती हूँ, इसलिए मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। इसलिए तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम कभी भी करण को दुख मत पहुँचाना, क्योंकि अगर तुमने करण को जरा सा भी दुख पहुँचाया तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और कुआन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे कवि रेडी होकर बाहर आती है तो करण जब कवि को देखता है तो वो बिल्कुल उसकी बहन की तरह लग रही होती है, जिस वजह से उसकी आंखें कवि से हटने का नाम ही नहीं लेती। आगे करण कवि को जॉन के घर पर छोड़ता है और यहाँ पर करण जॉन को कहता है कि मेरा बंदा 24 घंटे कवि के साथ रहेगा, क्योंकि मैं कवि की सेफ्टी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो जॉन कहता है तुम्हें लगता है कि मेरे घर पर कोई कवि को नुकसान पहुँचाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं कवि का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो करण कहता है मैं कवि को लेकर किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मेरा बंदा 24 घंटे कवि के साथ रहेगा। तो जॉन कहता है ठीक है। आगे जॉन और कवि बात कर रहे होते हैं तो तवान साये की तरह कवि के पीछे पीछे मंडराता रहता है, जो जॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि जॉन कवि से प्राइवेट बात करने की कोशिश कर रहा होता है पर तवान उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। तो जॉन यहाँ पर तवान को कहता है कि मैं कवि का अच्छे से ख्याल रखूंगा, तुम नीचे रहो। और जॉन ये कहकर कवि को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे जॉन कवि को बताता है कि मैंने शहर जाकर सब कुछ पता लगाया है, पॉल जिंदा है लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया और जब तक उसे होश नहीं आ जाता तुम अपने घर वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अगर तुम ऐसे हालात में अपने घर वापस गई तो तुम्हारी सौतेली
तुम्हारी माँ तुम पर घटिया घटिया इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवा देगी और तुम्हारे पापा की सारी प्रॉपर्टी हथिया लेगी, इसलिए तुम्हें कुछ दिनों तक यहीं पर रहना होगा जब तक पॉल को होश नहीं आ जाता, क्योंकि अब एक पॉल ही है जो तुम्हारी बेगुनाही की गवाही दे सकता है। आगे कभी अंकल को टहलाने के लिए बाहर लेकर जाती है और वहाँ पर कभी अंकल से उस चोरों के सरदार के बारे में पूछती है कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था और वो चोरों का सरदार कौन था। तो यहाँ पर अंकल कवि को बताने ही वाले होते हैं कि वो चोरों का सरदार कौन था कि तभी वहाँ पर सिया का बंदा आकर कवि को बेहोश कर देता है और अंकल को भी बेहोश करके कवि को वहाँ से किडनैप करके लेकर चला जाता है। आगे मिंग करण को जाकर बताता है कि सिया के बंदे ने कवि को किडनैप कर लिया। ये बात जब करण सुनता है उसका पारा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सीधा जॉन के पास चला जाता है और वहाँ जाकर उस पर अपना गुस्सा दिखाता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि कवि का ख्याल रखना, फिर तुमने उसका ख्याल क्यों नहीं रखा? मुझे लगा कि तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन तुम्हारे होते हुए सिया का बंदा उसे किडनैप करके कैसे ले जा सकता है? तो यहाँ पर जॉन कहता है मैं मानता हूँ कि इस समय मेरी गलती है, लेकिन इस तरह लड़ाई करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हमें एक साथ मिलकर कवि को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर सैंग भी अपने अंकल को शांत करता है और कहता है अंकल जॉन सही कह रहा है, पहले हमें कवि को ढूंढना चाहिए, उसके बाद इस बारे में बात करनी चाहिए। तो बेचारा करण अपना गुस्सा शांत करके कवि को ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर कवि को जब होश आता है तो वो अपने आप को सिया के पास देखती है। तो सिया कहता है तुम्हें क्या लगा कि तुम लोग मेरी बहन को मार डालोगे और मैं चुपचाप तमाशा देखूंगा? तुम्हारे पति ने मेरी बहन की जान ली है, तो अब इसका हिसाब तो तुम्हारे पति को चुकाना ही होगा। तो यहाँ पर कवि सिया को बताने की कोशिश करती है कि माला को उसके पति ने नहीं बल्कि चोरों के सरदार ने मारा है, पर यहाँ पर सिया उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे ये बताता है कि तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा पति यहाँ पर जरूर आएगा और उसके बाद मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। और सिया ये कहकर अपने बंदों को पहरेदारी पर लगाकर वहाँ से चला जाता है। तो सिया भी यहाँ पर चुपचाप नहीं बैठती और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और वो कामयाब भी हो जाती है। इधर करण और जॉन कवि को हर जगह ढूंढते हैं और उन्हें कवि का पता मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर उन लोगों का स्वागत बहुत सारे गुंडे कर रहे होते हैं। तो वो दोनों मिलकर उन सारे गुंडों को मारते हैं और उन्हें मारकर उनका कचूमर बना देते हैं। इधर कवि भाग रही होती है कि तभी वो सिया को किसी से बात करते हुए देखती है और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि चोरों का सरदार होता है। तो यहाँ पर सिया अपने बॉस से ऑर्डर ले रहा होता है और अपने बॉस को बता रहा होता है कि आज वो करण और उसकी वाइफ का काम तमाम कर देगा। तो कवि ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से डर जाती है और वो यहाँ पर चोरों के सरदार का चेहरा देखने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर चौन आ जाता है उसे लेने के लिए और कभी उसका चेहरा नहीं देख पाती। आगे कभी चौन को बताती है कि उसने सिया चोरों के सरदार से बात करते हुए सुना, बस वो उसका चेहरा नहीं देख पाई। ये दोनों पक्का एक दूसरे से मिले हुए हैं और ये दोनों मिलकर कोई बड़ा कारनामा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो दोनों बात करते हुए जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सिया आ जाता है उन दोनों को मारने के लिए। तो यहाँ पर चौन कवि को वहाँ से भागने को कहता है और उसके बाद वो खुद सिया से लड़ने लगता है और यहाँ पर इन दोनों में जमकर फाइटिंग होती है, लेकिन बेचारा चौन सिया से नहीं जीत पाता। तो इस लड़ाई में कवि भी कूद पड़ती है चौन की जान बचाने के लिए। तो वो सिया मौके का फायदा उठाकर कवि को जान से मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सही टाइम पर करण आ जाता है और वो चाकू करण को लग जाती है और इस तरह करण कवि की जान बचा लेता है। तो उसके बाद चौन सिया को खूब मारता है, लेकिन सिया चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। आगे करण की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। तो कवि करण को इस तरह देखकर पूरी तरह से डर जाती है। तो वो दोनों मिलकर करण को घर लेकर जाते हैं। तो सैंग उन लोगों को बताता है कि मैंने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया, वो आते ही होंगे। इधर क्वान जब ये देखती है कि करण को चोट लगी है तो वो इसका इल्जाम भी चौन पर ही लगाती है, क्योंकि क्वान को लगता है कि ये सब चौन की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर क्वान चौन को बहुत ही बुरा भला कहने लगती है कि पहले उसके अंकल ने उसकी बहन की जान ली और अब वो उसके भाई की जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है। तो कवि को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ पर क्वान को बताती है कि इन सब में चौन की कोई गलती नहीं है। करण की आज जो भी हालत है वो मेरी वजह से है। करण ने मेरी जान बचाने के चक्कर में खुद की जान को जोखिम में डाल दिया। जब ये बात क्वान सुनती है तो उसे कवि पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कवि को खींच कर एक थप्पड़ मारती है और कहती है मैंने तुम्हें बताया था ना कि करण मेरे लिए क्या मायने रखता है। अगर करण को कोई भी चोट पहुंचाता है तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को चोट पहुंचाने की। तो चौन को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कवि को लेकर कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी कवि उसे चुप करा देती है और कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है। आज करण की जो भी हालत है वो मेरी वजह से है। तो क्वान का मुझ पर गुस्सा होना जायज है। आगे चौन कवि को कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक होगा, क्योंकि क्वान तुम्हें पसंद नहीं करती और वो इन सब का जिम्मेदार तुम्हें मानती है। तो कवि कहती है वो गलत ही क्या कह रही है, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है और जब तक करण ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और कभी डॉक्टर के साथ अंदर चली जाती है। इधर चौन को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसके हाथ में भी चोट लगी हुई होती है, पर कवि ने ये सब नोटिस ही नहीं किया होता, जिस वजह से चौन को बहुत ही बुरा लगता है कि कवि उससे ज्यादा करण की फिक्र कर रही है। इधर डॉक्टर करण का इलाज करते हैं और सबको बताते हैं कि करण की जान खतरे से बाहर है, लेकिन रात में से बुखार आ सकता है, इसलिए
इसलिए आपको रात भर इसकी देखभाल करनी होगी। तो यहाँ पर क्वान नच को कहती है कि तुम करण का ख्याल रखोगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी और से उम्मीद नहीं है। तो कभी इस बात पर ऑब्जेक्शन लगाने लगती है और कहती है करण मेरा पति है तो मैं उसका ख्याल रखूंगी, क्योंकि आज करण की जो भी हालत है वो मेरी वजह से है। तो क्वान कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने जो मेरे भाई के साथ करना था वो तुम पहले ही कर चुकी हो, अब तुम्हें और मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कभी कहती है आपको जो सोचना है आप सोचिए, लेकिन करण मेरा पति है और मैं ही उसकी देखभाल करूंगी और मेरे अलावा कोई भी करण के आसपास भी नहीं जाएगा। तो क्वान को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर नच भी कवि पर अपना गुस्सा निकालती है और कहती है अगर मेरे अंकल को कुछ भी हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और नच भी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे रात में करण की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। तो कभी यहाँ पर पूरी रात जग कर करण की देखभाल करती है और करण के पास ही वहीं पर सो जाती है।